नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। रुक करेंगे कुछ खास खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। इजरायली आर्मी का बयान, ग्राउंड अटैक के लिए हम तैयार, बस आदेश का इंतजार। हमास इजरायल जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पोप फ्रांसिस से की बात। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने नागपुर में की शस्त्रों की पूजा, जनसंख्या संतुलन का किया जिक्र। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अरुणाचल के दौरे पर, तवांग में सैनिकों के साथ मनाया दशहरा, आरएम में रक्षा मंत्री ने की शस्त्र पूजा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात दौरे पर, कलोल में नैनो लिक्विड खाद फैक्ट्री की रखी बुनियाद। रुक करेंगे कुछ खास खबरों की ओर। तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई में भीषण सड़क हादसा सामने आया है, जहां पर कार और बस की भीषण टक्कर में कई लोगों की मौत हो गई। यह हादसा देर रात तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई में हुआ, जहां पर बताया जा रहा है कि एक कार की सरकारी बस के साथ जोरदार टक्कर हो गई। जानकारी के अनुसार यह हादसा देर रात तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई में हुआ, जहां इसके साथ ही एक कार की सरकारी बस के साथ जोरदार टक्कर हुई, जहां पर इस हादसे में कई लोगों की मौत की आशंका भी जताई जा रही। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मारियानो ग्रोसी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात की। जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट किया कि परमाणु ऊर्जा के महत्व पर चर्चा की। भारत हमेशा आईएआई का मजबूत और विश्वसनीय भागीदार रहेगा। इसके साथ ही पीएमओ की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ग्रासी ने जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में भारत के बेमिसाल रिकॉर्ड की सराहना की। उन्होंने परमाणु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में देश के प्रगति की भी प्रशंसा की। इसके साथ ही बैठक में पीएम मोदी ने पर्यावरण के अनुकूल परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाने के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को ग्रासी के साथ साझा किया। ग्रासी ने समाज के हित में आसियान परमाणु अनुप्रयोगों में भारत की वैश्विक नेतृत्वकारी भूमिका की सराहना की। इसमें स्वास्थ्य, भोजन, जल शोधन, प्लास्टिक प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन सहित मानवता के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में भारत के द्वारा की गई उल्लेखनीय प्रगति शामिल। इस बीच आईएआई महानिदेशक ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात की। इसके साथ ही जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट किया कि परमाणु ऊर्जा के महत्व पर चर्चा हुई। भारत हमेशा आईएआई का मजबूत और विश्वसनीय भागीदार रहेगा। तो वहीं पर विदेश मंत्रालय के सचिव पूर्व सौरभ कुमार ने भी ग्रोसी से मुलाकात की और भारत और आईएआई के बीच सहयोग को मजबूत करने सहित आपसी हित के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। भारतीय विमानन कंपनियां उड़ानों की बढ़ती मांग को देखते हुए आने वाली सर्दियों में प्रति सप्ताह 33,772 उड़ानें संचालित करेंगी। विमानन क्षेत्र के नियामक डीजीसीए ने विमानन कंपनियों के लिए उड़ानों के शीतकालीन कार्यक्रम को मंजूरी दी है। बता दें कि वो 23,732 उड़ानों को संचालित करेंगी। साथ ही शीतकालीन सत्र 29 अक्टूबर से अगले साल 30 मार्च तक चलेगा। हालांकि इस उड़ान कार्यक्रम में दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही गोफर्स्ट शामिल नहीं की गई है। उसकी उड़ानें 3 मई से ही बंद है। नागर विमानन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए ने सोमवार को कहा है कि शीतकालीन सत्र 2023 के दौरान 118 एयरपोर्ट से प्रति सप्ताह 23,732 उड़ानें भरी जाएंगी। मालूम हो कि पिछले साल शीतकालीन सत्र में 106 एयरपोर्टों से प्रति सप्ताह 21,941 उड़ानों का संचालन हुआ था। इस तरह साप्ताहिक उड़ान संख्या के मामले में इस साल 8.16% वृद्धि हुई है। तो वहीं ग्रीष्मकालीन सत्र 2023 में देश के 110 हवाई अड्डों से 22,907 साप्ताहिक उड़ानें संचालित हो रही थी। बताते चले कि शीतकालीन उड्डयन सत्र में सबसे ज्यादा 13,119 घरेलू उड़ानें इंडिगो संचालित करेगी, जो सालाना आधार पर 30.8% अधिक है। तो वहीं एयर इंडिया सालाना आधार पर 18.94% ज्यादा 2,367 उड़ानें संचालित करेगी। दिल्ली के मेरठ के बीच रैपिड रेल के प्राथमिकता वाले खंड में नमो भारत ट्रेन का संचालन शुरू होने के साथ अब शहरी परिवहन के लिए ऐसे ही कॉरिडोर की मांग देश के कई हिस्सों में उठने लगी। इनमें दक्षिण भारत के राज्य सबसे आगे हैं, लेकिन ऐसी परियोजनाएं तब पूरी होती हैं जब राज्य सरकारें सहयोग के लिए तैयार हो। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में सबसे पहले शहरी परिवहन के लिए रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम आरएलटीएस के रूप में एनसीआर के शहरों को आपस में जोड़ने के लिए इस तरह के माध्यम की परिकल्पना की गई थी, लेकिन इसे धरातल पर उतरने में 25 साल लग गए। योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश सरकार ने अगर 2017 में इस प्रोजेक्ट में नहीं दिखाई होती तो नमो भारत अभी भी दूर की कौड़ी होती। इस प्रोजेक्ट की टाइमलाइन के अहम पड़ावों की अगर बात की जाए तो 2006 में एक टास्क फोर्स का गठन हुआ। इसके 3 साल बाद परियोजना के लिए 2009 में स्पेशल पर्पज व्हीकल का गठन किया गया। अगले साल डीपीआर के लिए एजेंसी का चयन हुआ। तो वहीं 2011 में केंद्र सरकार ने अपनी सैद्धांतिक सहमति दी। 2013 में एनसीआर परिवहन निगम अस्तित्व में आया। साथ ही 2019 में पीएम ने शिलान्यास किया और इसके 4 साल बाद पीएम ने दिल्ली मेरठ के प्राथमिकता वाले खंड का उद्घाटन कर दिया।
उद्घाटन के दौरान पीएम ने अपने संबोधन की शुरुआत ही विकास के लिए राज्यों और केंद्र से मिलकर काम करने की बात की और पहले चरण में 2 और कॉरिडोर दिल्ली गुरुग्राम अलवर और दिल्ली पानीपत पर काम तेज होने की सूचना दी। तो वहीं पर माना जा रहा है कि पीएम की ओर से इन तीनों कॉरिडोर का जिक्र किए जाने के बाद ये सभी प्रोजेक्ट गति पकड़ेंगे। ऐसे ट्रेनों के प्रति लोगों में आकर्षण स्वाभाविक है, लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पर ही काम क्यों आगे बढ़ सका, जबकि 2011 में डीपीआर इन तीनों कॉरिडोर के लिए ही बनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों की नीलामी में पिछली बार की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में खरीदार सामने आए। करीब 912 उपहारों की 2 अक्टूबर से शुरू हुई इस नीलामी में अब तक करीब 16,000 लोग हिस्सा ले चुके। बता दें कि इसमें हिस्सा लेने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2023 तक है। ऐसे में अंतिम दिनों में इनमें बड़ी संख्या में लोगों के हिस्सा लेने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि उपहारों की ओर इस ऑनलाइन नीलामी में सबसे अधिक कीमत बनारस के घाटों की एक विशालकाय पेंटिंग को लेकर लगाई गई, जो 74.50 लाख तक पहुंच गई है। तो इसकी न्यूनतम कीमत 64.80 लाख रखी गई थी। इसके साथ ही जिन कलाकृतियों और उपहारों को लेकर अब तक सबसे ज्यादा लोगों ने बोलियां लगाई, उनमें लक्ष्मी नारायण के साथ रुक्मणी की मूर्ति शामिल है। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने सोमवार 23 अक्टूबर को पीएम मोदी के उपहारों की ई नीलामी की जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि पीएम के उपहारों की नीलामी का यह 5वां चक्र है। इस दौरान जिन कलाकृतियों को लेकर सबसे अब तक अधिक बोलियां लगाई गई हैं, उनमें लक्ष्मी नारायण के साथ रुक्मणी जी की मूर्ति के साथ कामधेनु राम दरबार और भगवान कृष्ण की मूर्ति के साथ ही स्वर्ण मंदिर का मॉडल और यरूशलेम का मॉडल भी शामिल है। खास बात तो यह है कि पीएम के उपहारों से मिलने वाली इस राशि को गंगा सफाई को लेकर चल रहे मिशन नमामि गंगे अभियान को दान कर दी जाती। केंद्रीय मंत्री लेकिन ने इस दौरान नीलामी के लिए रखे गए कई ऐसे उपहारों की ओर भी लोगों का ध्यान आकर्षित कराया, जो देखने में भले ही सामान्य है लेकिन दुर्लभ है। इनमें गोंद पेंटिंग और चंबल रुमाल आदि शामिल है। इसके साथ ही नीलामी के लिए जिन और आकर्षण और कीमती उपहारों को रखा गया है, उनमें चंदन की लकड़ी से बनी वीणा है, जिसमें भगवान की मूर्ति को बेहद आकर्षक ढंग से उकेरा गया। इस पेंटिंग की कीमत करीब 4.11 लाख है। तो वही नीलामी के लिए रखे गए उपहारों में पीएम को भेंट की गई पगड़ी भी रखी गई है, जिसकी कीमत करीब 70,000 बताई जा रही। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से पीएम को भेंट की गई डोकरा आर्च में बनी आदिवासी पुरुष और महिला की प्रतिमा भी शामिल है। एयर मार्शल साधना सक्सेना नायक ने सोमवार को सशस्त्र सेनाओं के महानिदेशक अस्पताल सेवाएं के प्रभारी का पद संभाल लिया। वायुसेना के अधिकारियों ने बताया कि वह पद प्रतिष्ठित पद के संभालने वाली पहली महिला अफसर बन गई। रक्षा मंत्रालय के अनुसार एयर मार्शल नायक को वायुसेना के मुख्यालय ट्रेनिंग कमांड बेंगलुरु से ट्रांसफर करके यहां प्रोन्नत किया गया है। उन्हें भारतीय वायुसेना के इतिहास में पहली बार वाइस मार्शल के पद से एयर मार्शल के पद पर 23 अक्टूबर 2023 में प्रोन्नत किया गया। वह वायुसेना की दूसरी महिला मेडिकल अफसर हैं जो एयर मार्शल के पद तक पहुंची। पहली महिला अफसर एयर मार्शल पद्मा बंदोपाध्याय सेवानिवृत्त थी। वायुसेना के अनुसार सशस्त्र सेनाओं के महानिदेशक अस्पताल सेवाओं का प्रभार एक बहुत ही प्रतिष्ठित पद माना जाता है। तो बताते चले कि वह सशस्त्र सेनाओं की मेडिकल सेवाएं एफएफएमसी का हिस्सा है। इसके साथ ही एयर मार्शल साधना ने सेवानिवृत्त हो चुके एयर मार्शल केपी नायर की पत्नी है। भारतीय वायुसेना में नायर दंपति पहले और अकेले एयर मार्शल दंपति हैं, जो कि एयर मार्शल साधना भारतीय वायुसेना के डॉक्टरों के बेटी और बहन भी हैं। श्री पद्मनाभ स्वामी के पारंपरिक जुलूस रच्चू के रनवे से गुजरने के कारण सोमवार को तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 5 घंटे तक उड़ान सेवाएं बाधित रही। इस दौरान तकरीबन 4 उड़ानों को प्रस्थान के लिए रीशेड्यूल किया गया। जुलूस के मंदिर लौटने के बाद उड़ान सेवाएं रात तकरीबन 9 बजे शुरू की गई। इसके साथ ही पारंपरिक हरे रंग की रेशमी टोपी पन्ना और हार पहनाकर औपचारिक तलवार लेकर पूर्ववर्ती त्रावणकोर शाही परिवार के वर्तमान प्रमुख श्री मूलम तिरुनल राम वर्मा ने भारी बारिश के बीच मंदिर के पास से शकुमुगम समुद्र तट पर जुलूस का नेतृत्व किया। बताते चले कि जुलूस शाम तकरीबन 5 बजे मंदिर से शुरू हुआ। इसमें शाही परिवार के पुरुष सदस्यों के साथ 6 सजे हाथी और बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। यह जुलूस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे से होते हुए समुद्र तट पर पहुंचा। तो वहीं एयरपोर्ट परिसर में प्रवेश के बाद पद्मनाभ स्वामी, नरसिम्हा मूर्ति और कृष्ण स्वामी के उत्सव विग्रह को कुछ समय के लिए रनवे के निकट रच्चू मंडपम में रख दिया गया। इसके बाद में अनुष्ठान के लिए नजदीकी समुद्र तट पर ले जाया गया। तो वहीं शंकुमुगम समुद्र तट पर समुद्र में डुबकी लगाने के बाद त्योहार के समापन की प्रत्येक पारंपरिक मशालों को जलाकर मूर्तियों को जुलूस के रूप में मंदिर वापस लाया गया। इसके साथ ही मंदिर के जुलूस में रनवे से गुजरने के कारण एयरपोर्ट को प्रतिवर्ष 2 बार उड़ानों का संचालन रोकना और उड़ानों को रीशेड्यूल करना पड़ा है। मूर्तियों को स्नान के लिए शंकुमुगम समुद्र तट पर ले जाने के लिए जुलूस की परंपरा सदियों पुरानी हो और यह 1932 में एयरपोर्ट की स्थापना के बाद भी जारी है।
वही खबर गोरखपुर से है, जहां पर 24 अक्टूबर को गोरखनाथ मंदिर में विजयदशमी पर्व का शुभारंभ प्रातःकाल श्रीनाथ जी भगवान शिव के अवतार गुरु गोरक्षनाथ के विशिष्ट पूजन अनुष्ठान से हुआ। गोरक्षपीठाधीश्वर के विशेष परिधान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परंपरा का अनुसरण करते हुए विधि विधान से श्रीनाथ जी का पूजन व आराधना की। तत्पश्चात मंदिर में प्रतिष्ठित सभी देव विग्रहों का विशिष्ट पूजन किया गया। मुख्यमंत्री ने करबद्ध होकर श्रीनाथ जी और सभी देव विग्रहों की परिक्रमा भी की। इसके साथ ही बता दें कि प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की प्रार्थना की। इस दौरान नागपंथ की परंपरागत विशेष वाद्य यंत्र नागफनी, शंख, ढोल, घंट, डमरू की गूंज से पूरा मंदिर परिसर भक्ति भाव में तरंगित रहा। भारतीय अंतरिक्ष एवं अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने मंगलवार को विजयदशमी के मौके पर केरल के तिरुवनंतपुरम में बच्चों के साथ विद्यारंभ अनुष्ठान मनाया। दरअसल विद्यारंभ समारोह केरल में छोटे बच्चों को सीखने और ज्ञान की दुनिया से परिचित कराने के लिए नवरात्र के आखिरी दिन आयोजित किया जाता है। इस खास मौके पर उपस्थित होकर इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने खुशी जताई है। उन्होंने इस दौरान मीडिया से भी बातचीत की और उन्होंने कहा कि यहाँ सुबह विजयदशमी के मौके पर मैं आया हूँ। विद्यारंभम एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हम अक्षरों को देवी देवताओं के तौर पर पूजते हैं। हम छोटे बच्चों को शिक्षा की दीक्षा देते हैं। हम चाहते हैं कि वह भी गुरुओं के द्वारा दी जाने शिक्षा से परिचित हो। उन्होंने आगे कहा कि मैं यहाँ जीवन भर का अनुभव लेने आया हूँ। इस अनुष्ठान का हिस्सा बनकर मुझे खुशी हो रही है। जो मैंने अपने माता पिता और पूर्वजों से सीखा वही मैं आगे इन बच्चों को दे रहा हूँ। बच्चों को सबसे पहले चावल से भरे प्लेट में लिखवाया जाता है। फिर जो व्यक्ति बच्चों को लिखना सिखाता है वह सोने की अंगूठी या सिक्के को जेब पर रखकर उस पर अक्षर लिखता है। यही प्रतीकात्मक तरीके से लिखने और बोलने की शुरुआत को दर्शाता है। तिरुवनंतपुरम में राजभवन में आयोजित इस अनुष्ठान में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने छोटे बच्चों को उनके पहले अक्षर लिखने में मदद की। चेन्नई के आवड़ी रेलवे स्टेशन पर उस समय एक बड़ा रेल हादसा चल गया जब आवड़ी रेलवे स्टेशन के पास एएमयू ट्रेन के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि जिस समय डिब्बे पटरी से उतरे उस दौरान कोच में कोई यात्री सवार नहीं था। समाचार एजेंसी एएनआई ने दक्षिण रेलवे पीआरओ के हवाले से बताया है कि आज सुबह आवड़ी रेलवे स्टेशन पर एएमयू ट्रेन के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। साथ ही कार शेड में मेन लाइन पर शूटिंग करते समय से यह हादसा हुआ। वहीं पर दक्षिणी रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट एएमयू के 3 खाली डिब्बे मंगलवार तड़के पटरी से उतर गए। इसके साथ ही इस दौरान ट्रेन में कोई भी यात्री सवार नहीं था। उन्होंने बताया है कि इस घटना के कारण यातायात प्रभावित हुआ और विभिन्न ट्रेन सेवाओं में काफी देरी हुई। फिलहाल की खबरों में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहें एपेक्स न्यूज इंडिया।